देखो बेटा, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है Cu और यहाँ पर है NH3, इसका होल 4 है ना। और इसमें कौन से चार्जेस हैं, इस पे लगे हुए हैं 2 पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए, इसकी संरचना बनाने के लिए VBT का हम प्रयोग करते हैं। VBT में क्या करते हैं, सबसे पहले वो कहता है कि हमें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम निकालना चाहेंगे तो किसका निकलेगा, जैसे कॉपर है, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है कॉपर, तो कॉपर को हम X मान लेते हैं। ये कुछ चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छी तरह आ जाते हैं बेटा। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है बेटा। कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, 0, और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, इसके साथ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जितने चार्ज इस पे लगे हुए हैं, तो इस पे लगे हैं +2 चार्ज, तो हम क्या करेंगे, +2 है ना। तो यदि हम 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितने आए, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास कॉपर आइटम है का जो कॉपर परमाणु है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ बेटा, ऑक्सीकरण संख्या हमने कितनी निकाली, +2। इसमें प्लस लिखना पड़ता बेटा, है ना, ध्यान रखना है, +2 हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसका विन्यास देखना है। इस विन्यास के आधार पर हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है, 29। बिल्कुल 29 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, बोलो, 3s2, 3p6, 4s कितना होगा बेटा, 4s कितना, 4s यहाँ पर 1 होगा क्योंकि एक्सेप्शन है ना। और 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जबकि यहाँ 2 होना चाहिए था या 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है तो इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ले लेते हैं। किस प्रकार से लेते हैं, पहले क्या करेंगे, इसमें 3D लेंगे। ये माइक किसने ऑन किया, काजल बेटा माइक ऑफ रखना है, कुछ बोलना चाह रही, 3D10, ठीक है ना। और उसके बाद यदि हम देखेंगे तो 4s कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 4p कितना आ जाएगा, ये भी खाली होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखेंगे तो ये किसका है, कॉपर एटम का बेटा, किसका, कॉपर परमाणु का है। तो यहाँ पर D5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, देखो यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 4s का देखेंगे तो ये एक ही है, और p के कितने हैं, 3 पार्ट है। देखो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 यहाँ, 4 हो गए, 2 यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे, 2 10 हो जाएंगे, और इसमें एक ही रहेगा, और यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं। ये तो था किसके लिए, कॉपर एटम, जो हमें ये दिखा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉपर एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है।
लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, +2 है। हमें तो चाहिए कॉपर का 2+ वाला, यानी कि हम कह सकते हैं Cu2 पॉजिटिव आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होना है, 4 पहले किस में से 4s1 में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 3d9 हो जाएगा, ऐसे होना है। तो 3d9 होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखना पड़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 तो हो ही गया है ना। यहाँ 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ऐसे हो, और S खाली हो गया पूरा S, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पूरा वैकेंट हो गया। इस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा, भी ध्यान रखना, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर क्या है, NH3 है। NH3 बताओ बेटा, प्रबल लिगेंड से या दुर्बल लिगेंड, पहले बताओ NH3 कैसा लिगेंड है, कैसे, प्रबल लिगेंड से। हाँ, एक क्या है, प्रबल लिगेंड से। ये आप लोगों ने अच्छा बताया, किसने बताया, ध्यान नहीं आया जल्दी से, ठीक है ना। कैसा लिगेंड से बेटे, प्रबल लिगेंड से। और प्रबल लिगेंड क्या काम करता है, वो क्या करता है, धक्का दे करके, यानी कि इसको एक प्रेशर डालता है और उन जो अयुग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उनको युग्मित कर देता है। क्या कर देता है, युग्मित कर देता है, ठीक है ना। कौन करेगा, NH3। कैसा लिगेंड हो गया, प्रबल लिगेंड। अब यहां पर देखो, हमारे पास NH3 लगा हुआ है, NH3 प्रबल लिगेंड है, तो ये यहाँ इनको शिफ्ट तो कर नहीं पाएगा, कहां से कर पाएगा, लेकिन तब भी ये अपना काम करता है। कि क्या काम करेगा, इसके पास चाहिए 4, कितने चाहिए, 4 ये चाहिए, खाली जगह है ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, समन्वय संख्या कितनी है बेटा इसके, 4। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि इसका जो यहाँ पर 4 लिगेंड्स है इसके पास, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो 4 है, इसलिए हमें पता लगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब ये NH3 क्या करेगा, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को इधर तो कर नहीं सकता शिफ्ट, ये क्या करेगा, यहां से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और कहा पहुंचाएगा, क्योंकि 4 जगह तो इसको चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो लास्ट वाले में पहुंचा देता है इसको, ठीक है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं कि NH3 प्रबल लिगेंड के कारण, NH3 प्रबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है ना, प्रबल लिगेंड के कारण क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, यहां पर D के 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 2 3 4 5 हो गए, और यहां पर क्या होंगे, ये हो जाएगा 1 और P के 3 कक्षक होंगे, ऐसा। जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहां आ गए, 8 तो यहां आ गए, लेकिन जो 9वां इलेक्ट्रॉन था वो यहां चले गया, और यहां पर जो हाइब्रिडेशन हुआ बेटा, वो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे, बोलो तो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आई, DSP3, बिल्कुल DSP, बोलो DSP3, 3 हो रहा है, देखो और बच्चे बताओ बेटा, DSP2, 2 है ना। देखो थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं करनी हमने, देखो हमने कितने NH3 जोड़ने हैं, 6, एक NH3 जुड़ेगा यहाँ पर, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ जुड़ेगा, इन्हीं को उनको बराबर ऊर्जा करनी है, देखो NH3
एक यहाँ जुड़ेगा NH3, तो एक यहाँ जुड़ेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से वाले? यहां से लेकर के और यहां तक। तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखेंगे एक तो D है, फिर एक S है, फिर P कितने हैं? 2 है। देखो एक और 2 P, ये वाला नहीं आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, क्योंकि परवल लिगेंड के कारण ये तो उसको उधर इधर तो हो नहीं सकता था शिफ्ट, इसलिए हट करके यहाँ आ गया। अब ये समझ में आ गया बेटा। और जहां पर DsP2 होता है, यहां पर यदि देखोगे तो VVD के अनुसार, है ना, यदि हम एक देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण म्यू, ये निकाल सकते कितना आएगा? म्यू कितना आएगा बेटा? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? √n+2। गुड, n एंड n+2, ये आएगा, है ना। और इसमें n की वैल्यू कितनी है? इस वाले मॉलिक्यूल में देखो n बराबर क्या होगा यहाँ पर? 1। बिल्कुल। जितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल एक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 होगा। तो ये आएगा 1+2, है ना। टोटल करेंगे तो देखो कितना हो रहा है? 2 और 1 3, 3 एकम 3, यानी कि √3, ठीक है ना। और √3 का मान कितना होता है वो निकाल लेना। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितना आएगी? √3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा इसमें बताओ बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? स्ट्रक्चर तो पहले हमने तय कर रखा है, वर्ग पिरामिडीय, है ना। कैसे होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है? स्क्वायर होगा और प्लेनर होगा, ऐसे करके स्क्वायर की तरह होगा, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा? कॉपर होगा और NH3 इन जगहों पर लगा होगा, इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ पर भी NH3 और इस ओजन पे भी NH3, सब जगह NH3। तो ये है स्क्वायर प्लेनर। और क्या चीजें हो सकती है इसमें? इसका रंग कैसे होगा? 2+4। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, तो आप लोगों को रोहित ने सही कहा कि इसमें क्या होंगे? 2+ चार्ज भी आएगा, तभी सही होगा, है ना। इसका रंग कैसा होगा? रंगीन। हाँ, रंगीन होगा, है ना, कलर्ड होगा। ये रंगीन होगा। ये रंगहीन और रंगीन में पता ही नहीं लगता कौन क्या बोल रहा है ना। तो ये मान के चले गए रंगीन होता है, कलर्ड होता है। कलर्ड कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित, जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कलर्ड होने, ठीक है। और इसका चुंबकीय गुण कैसे होगा? हाँ? सर पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सबको आ जाएगा बेटा, 2 नंबर का आना इस क्वेश्चन में, ठीक है, और सबको आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो ये था बेटा आवर्धन थ्योरी का VVT। दूसरा हमारे पास है, आगे चलते हैं, एक थ्योरी और है, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। यदि हम देखेंगे तो संयोजकता जो हमारे पास VVT थी, इसकी कुछ लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या होता है बेटा? देखो,
इसकी सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं। यदि हम पहला लिमिटेशन को देखेंगे कि यह संकुलों के लिए केवल गुणात्मक स्पष्टीकरण देता है। कैसे देता है? गुणात्मक का मतलब क्वालिटी वाला, है ना, ये क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन देता है ना। इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स हमने जो हमने क्या देखे, जितने भी यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो एक तो इसका लिमिटेशन है कि क्वालिटी तक बताएगा। दूसरा है, ये कहता है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। माने जो चुंबकीय गुण है उनकी पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता, विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाता। ये तो बता देता है पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस टाइप से बता देता है, लेकिन पूरी व्याख्या नहीं कर पाता। तो ये केवल क्या करता है, विस्तृत व्याख्या, चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता। जो विस्तृत रूप से हम कह सकते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा ये है, लिमिटेशन है इसकी, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्रत्येक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है। स्पेक्ट्रल में जहाँ स्पेक्ट्रम बनते हैं, है ना। तो ये सिद्धांत क्या नहीं करता है, वर्णक्रमीय गुणों को, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की व्याख्या नहीं करता है। तो ये याद रखना आपको, है ना, कि स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को व्याख्या नहीं करता। इसका एक नेक्स्ट है, ये कहता है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिकली, जो थर्मोडायनेमिक्स होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारे पास एक तो थर्मल क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और काइनेटिक स्टेबिलिटी हो गया, जिसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी और गति स्थिरता की व्याख्या नहीं करता है। इन दोनों की व्याख्या, यानी कि ऊष्मागतिकी हो गया, यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक कह रहे हैं, और काइनेटिक स्टेबिलिटीज की व्याख्या को नहीं कर पाता है, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, यौगिक है ना। उसके बाद लास्ट है इसमें, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। वो क्लियर नहीं बताता है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, चतुष्फलकीय होगा, क्या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो जिनका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो 4 उप संख्या वाले यौगिक हैं, उनके बारे में ये नहीं बता पाता कि उनकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय होगी, उसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाता। ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, जो आप लोग इनको याद रख सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके गुण हो गए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारे पास, एक और भी है बेटा सर इसमें लास्ट। ये कहता है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये उनमें क्या नहीं कर पाता, भेद अंतर नहीं कर पाता कि मजबूत लिगेंड और कमजोर लिगेंड कौन सा है, ठीक है ना, उनमें भी भेद नहीं कर पाते। ये थ्योरी, इसकी एक लिमिटेशन है ना। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। अब क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या कहता होगा, थोड़ा इससे एडवांस थ्योरी है। यहाँ पर इस सिद्धांत के लिए सबसे पहली लाइन देखो बेटे, एक लाइन है और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत याद नहीं रखना, बल्कि ये बेहतरीन शब्द है इसके लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्योंकि बुक में आपके अधिकांश लिखा होगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये है क्या, ये क्या समझाएगी हमें, है ना। इसके अनुसार यदि देखेंगे कि जो हमारे पास क्या होगा, द मेटल आयन एंड द लिगेंड, एक तो मेटल आयन हो गया और लिगेंड होगा, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। वो क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह जो है काम करते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज, इसको हम कह सकते हैं धातु आयन और लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में काम करते हैं, ये बिंदु आवेश के रूप में, ऐसे,
डॉट्स के थ्रू, है ना। और कहता है कि द इंटरेक्शंस बिटवीन देम आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनमें पूरी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अंतः क्रियाएं होती है, या इंटरेक्शन होता है, उनके बीच जो आकर्षण है, उनके बीच जो आकर्षण होगा वो पूरी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कहता है। और जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा था वीबीटी, वीबीटी में यदि देखेंगे बेटा, तो वीबीटी में यहाँ पर एक लाइन यदि देखेंगे, देखो, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली कोवलेंट। देखो यहाँ धातु आयन और लिगेंड के बीच जो बंद होगा पूर्णतः कैसे होता है, सहसंयोजी बंद होता है। पीबीटी कहते हैं कि जो धातु आयन है और लिगेंड है उनके बीच जो बंध बनता है वो कैसे होता है, सहसंयोजी बंध बनता है। और जो एक सीएफटी कह रहा है, सीएफटी क्या कह रहा है, सीएफटी कह रहा है कि जो धातु आयन है और लिगेंड के बीच है उनके बीच कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध बनता है, इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। और उसमें क्या था, सहसंयोजी, तो ये याद भी रखना हमें, ठीक है ना। वहां पर सहसंयोजी और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये दो शब्द याद भी रखिएगा। अब हम थोड़ी और आगे बताते हैं इसके बारे में, सीएफटी के बारे में, कि सीएफटी क्या क्या काम करता है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इनके मध्य हम कह सकते हैं, जो हम इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, ये जो ये धातु हो गया, धातु आयन हो गया और लिगेंड हो गया, इनके मध्य कौन सा हो सकता है, ये आयनिक बंध भी कह सकते हैं बेटे। कौन से बंध हो सकते हैं, इनके बीच जो बंध बनने वाले होते हैं वो कैसे बंध होते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, ठीक है ना, या आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। कैसे बंध हुए, आयनिक बॉन्ड इनके बीच, है ना। किसके बीच, ये धातु आयन हो गया जिसको हम सेंट्रल मेटल आयन कह रहे हैं ना, और दूसरा हमारे पास लिगेंड्स हो गया, इनकी बात हो रही है। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, किसमें, सीएफटी में, ठीक है ना। और इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उनके बीच कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातु आयनों की कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने क्या किया, जैसे हम उस पहले वाले में क्या कर रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में प्रवेश करवा रहे थे। लेकिन ये कहता है, ये थ्योरी कहती है, सिद्धांत कहता है कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है धातु आयनों की कक्षा में प्रवेश नहीं करते, यानी कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके लिगेंड्स के, जो लिगेंड्स के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ नहीं करेंगे, धातु आयन की कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे, वहां पर क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, किसमें, धातु आयन की कक्षा में, धातु आयन की जो कक्षा होगी उसमें क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ थ्योरीज है, कुछ बता रहे हैं, है ना, नहीं करते हैं। और कक्षकों में संकरण नहीं होता, यहाँ पर संकरण भी नहीं होता, ये थ्योरी कहती है कि संकरण नहीं होता उनके बीच, यहाँ पर संकरण नहीं होता है। संकरण में क्या होता था, इससे पहली वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी उसमें संकरण होता था। संकरण में क्या होता था कि अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मिलकर के एक समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाते थे। इसमें संकरण नहीं होगा, सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में संकरण नहीं होना है। जो लिगेंड हैं वो क्या नहीं करेंगे, उसके धातु आयनों में प्रवेश नहीं करेंगे, धातु आयनों की कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे। इनके बीच कौन सा बंध होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि उसमें क्या था, सहसंयोजी बंध था, ठीक है ना। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। लिगेंड्स क्या थे वहां पर, डॉट, वो क्या कर देते थे, प्रवेश करते थे किसकी कक्षा में, धातु आयन की कक्षा में। हमने देखा ना, जैसे 4s में देखा, 5s में, वहां चले जाते थे। जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके हम दो लाइन दिखाते थे, NH3 को दो डॉट्स, तो उसकी कक्षा में प्रवेश करवाते। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ संकरण भी नहीं होगा, जिसको हम बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, DsP2 DsP3, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो होगा क्या इसमें, है ना। उसके बाद आगे कहता है बेटा, इसमें प्रवेश नहीं करेगा। और यदि कहता है कि यदि लिगेंड क्या है, ऋणायन होता है
मान लीजिए जो हमारे पास लिगेंड है, और लिगेंड कैसे है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है उन पे, तो क्या करेगा, वह धातु आयन की ओर, जो धातु आयन होगा उसकी ओर क्या करेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होगा। यदि लिगेंड होगा तो धातु आयन की तरफ क्या होगा, माने नेगेटिव चार्ज वाला है तो क्या होगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाएगा, है ना। और यदि उदासीन होगा तो मान लीजिए नेगेटिव है तो आकर्षण बल बनाएगा, स्थिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं उसको, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर हमने Cn माइनस कर दिया, ये लिगेंड्स है, Cn के होल 6 है, तो मान लीजिए ये क्या होगा, इनके बीच बंद बनेगा कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो कह रहा है कि अच्छा CO है और NH3 पे तो कोई चार्ज होता नहीं, उदासीन होता है, और ये 6 है, तब क्या होगा, तो कह रहा है कि यदि उदासीन होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका जो ध्रुव होगा, ऋण ध्रुव होगा, धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, इसका जो ऋण ध्रुव होगा वो धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, किसका, इस NH3 का, ये जो उदासीन परमाणु है ना, इसके में भी क्योंकि धना दो पार्ट होते हैं, उदासीन होने के लिए दो पार्ट होते हैं, जैसे माना H2 उदासीन है, लेकिन H2O को यदि हम अलग वाले पार्ट में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर धनावेशित होता है, इस तरफ ऋणावेशित होता है, तो ये जो ऋणावेशित वाला भाग होगा भले ये उदासीन है लेकिन अपने आप में क्या है, दो पार्ट है, तो ये कहता है कि ऋणावेशित वाला जो पार्ट होगा वो आकर्षित होगा किसकी तरह, ऋणात्मक ध्रुव होगा वो आकर्षित होगा किसी लिगेंड की तरफ, नहीं सॉरी सेंट्रल वेक्टर आयन की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी थी बेटा, कुछ सिद्धांत थे, सिद्धांत है ना, आयनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगेंड जो है क्या नहीं होगा, जो धातु आयन है उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, इसमें संकरण नहीं होगा, लिगेंड क्या होगा, ऋणायन होंगे तो उसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ और स्थिर वैद्युत बल बनाएगा। जो यदि मानो उदासीन हुआ तो जो हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड का जो क्या होगा, ऋणात्मक ध्रुव होगा, जो नेगेटिव पोल होगा वो आकर्षित करेगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है, ये याद रखना आपको। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं इसमें, इस टॉपिक में। ये कहता है कि धातु आयन और लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल काम करते हैं। जो हमारे पास एक तो धातु आयन है जैसे कॉपर हो और साइनाइड हो, है ना, कॉपर हो NH3 हो, लिगेंड यही तो होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा Cu और NH3 का होल 4 और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, ये देखो ये लिगेंड्स हैं और ये धातु आयन है ना। इनमें दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो होता है आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। कौन सा बल काम करता है बेटा, आकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कह सकते हैं, एक तो आकर्षण बल काम करता है, और ये आकर्षण बल क्या किस प्रकार से करता है, कि जो हमारे पास धातु आयन है, ठीक है ना, मेटल आयन है, इसको मेटल आयन कह सकते हैं, मेटल आयन। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेटल आयन, ठीक है ना, ये मेटल आयन, धातु आयन कहो चाहे मेटल आयन कहो, ठीक है ना। धातु आयन की नाभिक की ओर, नाभिक, इसका जो मेटल आयन का जो नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, और लिगेंड के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल काम करता है। देखो यहाँ पर लिगेंड्स होगा, ये हमने लिया, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य देखो, इसका नाभिक, इसका न्यूक्लियस, और लिगेंड की क्या है, इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य जो बल, आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एक तो आकर्षण बल काम करता है किसके, मेटल आयन के न्यूक्लियस और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आकर्षण बल कह रहे हैं। और दूसरा काम करता है प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना, प्रतिकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन किस प्रकार से करेगा, ये जो धातु आयन है वो यहाँ भी क्या होना है, जो हमारे पास मेटल आयन है
और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य होगा, है ना। वो भी किसके मध्य होना है, जो मेटल आयन है, एक तो मेटल आयन हो गया और दूसरा लिगेंड है, इन्हीं के बीच होना है। इसका जो न्यूक्लियस है उसके और इनका जो इलेक्ट्रॉन हो उनके मध्य फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा। तो दो प्रकार के काम करते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी समझाती है हमें क्या चीजें करती है ना। यहाँ पर रिपल्सन भी होगा। अब ये कहता है कि जो धातु आयन के जो कक्षक क्या होंगे, लिगेंड के अधिक निकट होंगे। माना इस हमारे पास ये मेटल आयन है ना, और इसके जो कक्षक है, मान लीजिए कक्षक होते हैं, जो लिगेंड के नजदीक होगा, किसके निकट होगा, लिगेंड के नजदीक होगा, वो क्या होंगे, अधिक प्रतिकर्षित होंगे। जो नजदीक होंगे वो क्या होंगे, रिपल्सन होगा उनमें, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बेटा, उनमें प्रतिकर्षण होगा, है ना। और जब प्रतिकर्षण होगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जो नजदीक वाला है उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, है, प्रतिकर्षित होते हैं। और जो क्या आयन क्या होंगे, कक्षकों के स्प्लिटिंग या समाप्त, इसको बोलते हैं समरसता, समाप्त हो जाती है ना। और इसमें प्रतिकर्षण क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और जिससे क्या होगा कि जो धातु आयन है, धातु आयन के जो कक्षक होंगे उनमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाए, समाप्त हो जाएगी। सॉरी, जो समप्रस्था है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समप्रस्था शब्द को हम कह सकते हैं बेटा विपाटन, नहीं विपाटन भी नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं डीजनरेशन, डिजनरेटेड, है ना। जहां पर क्या होगा, समान, इसके लिए एक्यूरेट वर्ड क्या हो सकता है इंग्लिश में, समप्रस्था, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, संप्रस्था। जहां तक मुझे मालूम है ये डीजनरेट होता है ना। डीजनरेट शब्द इसके लिए यूज हो सकता है कि जहां पर डीजनरेटेड नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन इसमें आ सकती है। मैं एक बार देख लेता हूं। इसको बोलते हैं बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल, है ना। एक दो शब्द है इसके लिए। ये कहता है कि जैसे माना जो क्या होंगे, यहां पर थ्योरी शुरू होगी। मान लीजिए हमारे पास धातु आयन है कि जो कक्षक क्या होंगे, लिगेंड के अधिक निकट होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, उनमें रिपल्सन होता है। जिससे क्या होगा, धातु आयन के कक्षक में जो क्या होंगे, समभ्रंशता, इसको हम कैसे कहते हैं, समभ्रंशता, इस टाइप से लिख सकते हो उसको, सम और भ्रंशता, इस प्रकार, है ना। इस क्या हो जाती, समाप्त हो जाती है। समभ्रंशता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है कि इन केस फ्री मेटल और metal ion and all 5d orbitals have the same energy is called degenerated orbital। जिनकी ऊर्जाएं समान थी लेकिन इस ऊर्जाएं समान होती हैं उनको बोलते हैं डीजनरेटेड। समप्रस्था ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं लेकिन इस समान ऊर्जा खत्म हो जाती कब, जब वो क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, है ना। समप्रस्था को बोलते हैं बेटा एनर्जी इक्वल होती है, तो इसको बोलते हैं डीजनरेटेड, है ना। डीजनरेटेड क्या होगा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, इसको हम डीजनरेट कर सकते हैं। इस टाइप, और ये समाप्त हो जाती है, जो क्या होंगे उनकी समान ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है ना। पहले क्या है ना, जैसे हमने देखा कि माना डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में 5, देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मानिए ये 5 ऑर्बिटल है, तो इनकी ऊर्जा क्या है, लगभग समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, संभ्रंश ऑर्बिटल कह सकते हैं, है ना, संभ्रंश ऑर्बिटल कह सकते हैं। लेकिन जैसे वो क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, तो क्या होगा, उससे ये संभ्रंशता खत्म हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आएगा, है ना। इनमें भी पैटर्न हो सकता है, तो ये याद रखना आपको। इसके बाद थोड़ी सी और है इसमें, इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी में बहुत कुछ दिया हुआ है,
CFT, है ना। ये कहता है कि मान लीजिए धातु है, और कारण क्या होता है कि धातु आयन के समरस d ऑर्बिटल, जो हमारे पास धातु आयन होंगे, धातु आयन मीन्स मेटल आयन, और मेटल आयन में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? मेटल आयन में जो d ऑर्बिटल है वो 5 होते हैं। देखो ये कैसे 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये कहते हैं कि जो मेटल आयन है, मेटल आयन के जो डी जनरेट d ऑर्बिटल, माना डी जनरेट क्या है? डी जनरेट, यहां पर हमने शब्द क्या किया? डी जनरेट, ठीक है। डी जनरेट d ऑर्बिटल, क्या मतलब हुआ बेटा? डी जनरेट d ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या हुआ? जो d ऑर्बिटल हैं ये समान ऊर्जा वाले हैं, इनकी बात कर रहा हूं। डी जनरेट का मतलब यहां पर समभ्रस d कक्षक, इसको क्या बोलेंगे? समभ्रस d कक्षक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो d कक्षक है वो समान ऊर्जा वाले हैं। ये देखो ना, अभी तो समान ऊर्जा वाले हैं d कक्षक एक ही लाइन में, है ना। तो ये कहता है कि धातु आयन के समभ्रंश d कक्षकों को दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में समूह में विभाजित किया जाता है। ये दो, जैसे माना इसके नजदीक ये जो समभ्रंश ऑर्बिटल है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, इनके नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे क्या होगा? ये दो समूह में बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो समूह में इनका विभाजन हो जाता है, दो भिन्न ऊर्जा वाले समूह में, है ना। और ये विभाजन क्या होता है? लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। ये क्यों होगा? लिगेंड जब आएगा, इसके नजदीक आएगा, जैसे हमने पहले बताया था ना कि जैसे धातु आयन के नजदीक क्या होगा? कोई लिगेंड आएगा तो जिन डी क्या होते हैं? समभ्रसता उनकी समाप्त हो जाती है, ये हमने कहा था, है ना। जिसे समभ्रसता माने समान ऊर्जा, जो उनकी ऊर्जा समान होती है वो खत्म हो जाती है। और इसमें कैसे होगा? देखो ये विभाजन क्या होगा? यह विभाजन क्या करता है? लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। और कैसे होगा? इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहां पर यदि हम करेंगे, मान लीजिए डी जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं, नया शब्द आएगा क्रिस्टल फील्ड। इसको, इन शब्दों को अंग्रेजी में मैक्सिमम याद करने की कोशिश करिए बेटा, ताकि आप लोग स्प्लिटिंग, बाकी चीजें कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिख लो, इन शब्दों को इंग्लिश में लिख लेना, है ना। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। विपाटन शब्द थोड़ा अलग सा लगता है, विपाटन, विपाटन। यहां पर क्या हुआ? ये कहता है कि मान लीजिए यहां पर लिगेंड क्षेत्र में के कारण, माना ये लिगेंड का क्षेत्र आ गया, लिगेंड इसके नजदीक आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है? वो कहता है कि इसमें क्या होगा? इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। और स्प्लिटिंग होने से क्या होगा? ये दो समूह में विभाजित हो जाते हैं। जो 5 कक्षक है ना, ये दो समूह में विभाजित हो जाते हैं। लिगेंड इसके नजदीक आया, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, और दो भागों में बढ़ जाते हैं, और उस इनमें ऊर्जा क्या हो जाती है? दो प्रकार की ऊर्जाएं आती है। देखो, जैसे मान लीजिए ये दो भागों में कैसे बढ़ जाएगा? एक ऊपर चले जाएगा और एक थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ऐसे यहाँ कितने होते हैं? जो उच्च ऊर्जा वाले होंगे वो 2 चले जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? जैसे पहले माना, सपोज इसका एक तरीका यह है, जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारे पास यहाँ बना हुआ है 5 क्या है इसके कक्षक है, ठीक है ना। कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या था? ये था डी ऑर्बिटल, जब वो फ्री आयन एटम है, मान लीजिए इसमें किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड के अंदर आता है ना।
स्पेरिकल, तो वो थोड़ी सी इनकी ऊर्जा एनर्जी बढ़ जाती है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है क्रिस्टल फील्ड के अंदर। जब तो स्वतंत्र आयन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ जाती है एनर्जी, है ना। और इस एनर्जी के फॉर्मेट को हम कह सकते हैं कि एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल, ये स्फेरिकल क्रिस्टल हो जाएगा। और जब स्प्लिटिंग होगी, जब लिगेंड्स इसके नजदीक आएगा तो ये दो भागों में और बढ़ जाता है डी ऑर्बिटल, एक तो चले जाता है, दो ऊपर चले जाते हैं ऐसे करके, दो खाने तो जिनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और दो खाने यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये स्प्लिटिंग है बेटा, ये क्या हो जाती है स्प्लिटिंग, यहाँ तीन खाने यहाँ नीचे आ जाते हैं। देखो जो डी ऑर्बिटल था जिसके पास पांच क्या थे, पांच ऑर्बिटल थे, वो अब दो पार्ट में बढ़ गया, एक तो हो गया ऊपर की तरफ गया जिनको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, और जो नीचे की तरफ आए उनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। ये कम ऊर्जा वाले, ये अधिक ऊर्जा वाले ऊपर, कम ऊर्जा वाले नीचे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को जो ये दो भागों में बंट गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं विपाटन, है ना, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, है ना, दो भागों में क्रिस्टल चित्र। और ये जो क्या कहा, ये जो इनके बीच जो अंतर होगा, ये स्प्लिटिंग हुआ बेटा, कौन सा वाला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये दो भागों में बांट रहे थे ना हम इसको, एक भाग ऊपर की तरफ आ गया और दो तीन नीचे की तरफ आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है यहां से यहां तक, देखो इनके बीच ऊर्जा का अंतर है, देखो ये यहाँ पर है, यहाँ ऊपर है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CFSE। इनके बीच की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इनके बीच की जो एनर्जी। यहाँ जो प्रोसेस हुआ दो भागों में बटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, ये स्प्लिटिंग हुआ, ये विपाटन हुआ, दो भागों में अलग अलग बंट गए, लेकिन इनके बीच की जो ऊर्जा का अंतर है उसको अलग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आपके बुक में दिखेगा बहुत जगह, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो भागों में बंट गया और उनके बीच के जो अंतर हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा, इसको डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसकी एनर्जी का अंतर जो दिखाते हैं उसको डेल्टा से दिखाते हैं, है? अब ये कहता है कि जो समन्वय संख्या है, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, विभिन्न जो क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल जो संकुल होंगे उनके लिए अलग अलग होंगे, इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगा, अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो प्रकार के हैं, यदि हम इसको देखेंगे तो दो प्रकार के चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो चीजें होती हैं। एक दो क्या होता है, माना हमने कहा कि समन्वय संख्या है 6, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल। गुड, क्या कहेंगे उसको, ऑक्टाहेड्रल। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है ना, अष्टफलकीय हो। यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी संरचना कैसे होगी, अष्टफलकीय होगी। तो उसके लिए क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग होगा। मैंने कहा ना अभी अभी तो शब्द कहा था कि यदि हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनकी ज्योमेट्री और इसके लिए कुछ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, वो थोड़ा अलग होगा, है ना, उसके स्ट्रक्चर अलग होंगे। दो ही प्रकार के तो पढ़ रहे हैं। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे होता है स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय। बिल्कुल चतुष्फलकीय। और दूसरा भी होता है एक, अभी हमने पढ़ा था ना, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। और कौन सा स्ट्रक्चर होता है यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो,
स्क्वायर प्लेन। बिल्कुल स्क्वायर प्लेन, वर्ग समतलीय बोलते हैं जिसको, है ना, वर्ग समतलीय। अब इनमें अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर वर्ग समतलीय, ये तो हमने कब पढ़ा था, स्क्वायर प्लेन कब पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने अभी वीवीटी में, है ना। अब यहाँ क्या बताएगा, यहाँ अलग अलग चीजें बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होगा, जिसको हम अष्टफलिकीय कह रहे हैं, और टेट्राहेड्रल के लिए अलग होगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग होगा। तो ये सब समझाएगा यहाँ। अभी एक एक करके ले गए, है ना। तो पहले हम देखते हैं किसके लिए, इस ऑक्टाहेड्रल के लिए। जो मान लीजिए हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस प्रकार से निकाली जाएगी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता होगा, है ना। या जो सीएफटी क्या कहती है, माना हमने लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हमने क्या लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया बेटा, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल हमने लिया, ये अष्टफलकीय संकुल लिया, और इसके लिए हम देखते हैं जो अष्टफलकीय संकुल है उसमें क्या होना है, में जो डी कक्षक है, जो डी क्या है बेटा, कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, का विभाजन या विपाटन, स्प्लिटिंग कर सकते हैं, उनमें किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी। यदि माना हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो उनमें किस प्रकार से, या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इन जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सर 6 होता है ना। इसके लिए विपाटन कैसे होगा, तो ये कहता है, देखो यहां पर जैसे ही इसमें देखो बेटा, किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, जो धातु आयन होंगे उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, डी कक्षक के कितने कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 1 2 3 4 5, है ना। अब इनमें क्या होगा, इन की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। जो यहां पर यदि देखोगे तो इनकी ऊर्जा समान है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, समान ऊर्जा के कारण इनको कहा जाता है समभ्रंश। क्या कहते हैं इनको, समभ्रंश कहते हैं, थोड़ा मैं हिंदी में यहाँ गड़बड़ दिखती, समभ्रंश कहते हैं। ये कैसे ऑर्बिटल है, समभ्रंश ऑर्बिटल, सॉरी मैं इसको मिटा ही देता हूँ। कैसे ऑर्बिटल है बेटे, समभ्रंश। अभी शुरू में, क्योंकि इनका अभी कुछ नहीं हुआ, अभी स्वतंत्र अवस्था में हमारे पास धातु आयन है, मेटल आयन है, उसके 5 जो डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या है, समभ्रंश है। कैसे, समभ्रंश है। और समभ्रंश को हमने क्या कहा, डीजनरेट। क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल। इस शब्द का इंग्लिश है डी, और जनरेट हो जाएगा, डीजनरेट, डी ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब इनकी ऊर्जा समान है, ठीक है ना। इनमें दो जो क्या होंगे, इनमें से दो, यहाँ 5 कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ 5। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इन 5 के नाम बताओ। डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं उनके नाम बताने, 5 है ना, इन सबके अलग अलग नाम है, बता सकते हो। पहले 3 बताता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 3 है, पहले का नाम ये है, दूसरे का नाम ये है, तीसरे का नाम ये है। 3 तो ये हो गए, चौथे और 5वें याद है किसी को, 2 हो रहे, एक है डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक तो ये हो गया चौथा, और पांचवा का नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर। ये पांच के नाम है, इन पांचों के नाम दिए हुए उन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि हम डी के पांच ऑर्बिटल हैं, तो पांच कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड जेड एक्स होना था बेटा, क्या लिखा, जेड एक्स करना था इसको, जेड वाई कर दिया मैंने, है ना, तो जेड एक्स देखो, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से जाएगा। तो ये पांच कक्षक हो गए, इतनी बात समझ में आ गई। इन पांचों कक्षकों, जो ये पांच कक्षक है, इनके नाम हो गए, पता लग गया होगा आपको, है ना। इनमें से दो, इन पांचों में से पहले समान ऊर्जा होती है इनकी, और इनमें से दो कौन से वाले, ये जो लास्ट वाले लिखे मैंने, ये दो, है ना, में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अक्षों पर केंद्रित होता है। इनके जो अक्ष होंगे, एक्सिस होंगे, इनके एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, अक्षों पर क्या होगा, अधिक माना जाता है ना। में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्षों पर केंद्रित होती है, यानी कि इनके जो अक्ष होंगे उन पर, वहां पर केंद्रित रहेगी, कहां, एक्सिस पर। जबकि जो तीन है यहां, इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इनके मध्य में विकसित होती है। मान लीजिए यहाँ पर डी को इस प्रकार से मान लेते हैं ना, ये डी का है, अक्ष का मतलब होता है बेटा एक्सेस, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, एक्स, यहाँ एक्सेस पे होगी, तो ये दोनों होते हैं। और इन जो तीन है यहाँ पर, इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ होती है, मध्य में, यहाँ पर बीच में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो पहचान गए होंगे आप लोग। इस प्रकार से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, घनत्व होगा, वो क्या होगा, अक्षों पर केंद्रित होता है, और जबकि क्या होगा, जो हमारे प्रथम तीन हैं उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो मध्य में केंद्रित होता है, अक्षों के मध्य में, ठीक है ना, अक्षों के मध्य में होता है। इसके अक्षों के कहां पर होता है, अक्षों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल अक्षों पर रहता है, और इसके अक्षों के मध्य में होता है ना। ये दो शब्द इन्होंने कहा, इस प्रकार से इनको अलग अलग रखा गया, ठीक है। अब ये कहता है देखो, जो हमारे पास अष्टफलिकीय है, ऑक्टाहेड्रल वाला है, ये तो समझ में आया बेटा, हमने बता दिया आप लोगों को कितने डी ऑर्बिटल के नाम क्या होते हैं, इनके किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये अक्ष और अक्षों के मध्य जो है इनमें इलेक्ट्रॉन के। अब ये कहता है देखो कि अष्टफलिकीय जो क्या होंगे, संकुल होंगे, जो हमारे पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, में जो धातु आयन होगा, कौन सा वाला, जो धातु आयन होगा, जो मेटल आयन होगा, वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो केंद्र में पाए जाने वाले, जैसे मान लीजिए हमने कहा CuNH3 और इसकी होल 6 का बेटा, है ना। इसमें जो ये सेंट्रल मेटल आयन होगा, ये किस प्रकार से जुड़ा होता है लिगेंड से, किस प्रकार की संरचना ही बनाता है, किस प्रकार की संरचना बनाता है बेटा, इसकी संरचना कैसे होती है, ऐसी तो अष्टफलिकीय तो होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है कि बीच में यहाँ क्या करते हैं हम, कॉपर को रखते हैं, एक NH3 एक NH3 एक NH3 एक NH3, एक ऊपर की तरफ आता है, एक नीचे की तरफ आता है, ऐसे तो जो अष्टफलिकीय संरचना ऐसी तो होती है। ये है अष्टफलिकीय संरचना, जिसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो इसी टाइप से है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। अभी यदि हम समझेंगे तो आपको ये लग रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होगा, यहां से ये डॉटेड लाइन से ऐसे जुड़ रहा होगा, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे जुड़ रहा होगा, चारों तरफ ऐसे। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 क्या बनेंगे, फलक बनेंगे। इसमें कितनी फलक बनेंगे, 8 फलक बनेंगे, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, ऐसे डॉटेड लाइन से बनाए। आप लोगों को बताएंगे एक दिन स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कैसे बनना होगा। 8 फलक कैसे बने, फलक का मतलब जैसे जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो उसमें की कितनी फलक है, उसमें कितनी फलक है बेटा,
जिस कमरे में तुम अभी बैठे हैं उसकी फलक कितनी, एक तो छत हो गई, एक नीचे ग्राउंड हो गया 2 फलक, और 4 जो दीवारें हैं वो 6, तो 6 फलक है ना। लेकिन इसमें 8 फलक होती है, एक इधर की तरफ बनेगा ऐसे तिरछे में, एक फलक तो ये हो गई ये वाली, है ना। एक फलक इधर की तरफ बनेगी, ये देखो ये वाला इस तरफ बन रहा होगा, एक फलक यहाँ बन रहा होगा, ये देखो एक फलक इसके पीछे बन रहा होगा, ऐसे 4 नीचे की तरफ बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको अष्टफलकीय बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ी है जैसे दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया है ना, और ये क्या है, यहां पर मान लीजिए यहां से लेते हैं ना, तो यहां देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एक यहां से ऐसे और यहां ऐसे, एक फलक बना दी ये वाली, फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ, जैसे मंदिर होता है ना, ऐसे मंदिर ऐसे, तो मंदिर के ऊपर देखो एक फलक ये हो गई, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, एक चौथा नंबर पीछे वाला हो गया, ऐसे नीचे की तरफ भी बना हुआ है, एक फलक ये हो जाएगी, है ना, और बाकी 3 फलक इसके पीछे छुड़ी हुई है ना, एक फलक हो जाएंगे, 3 फलक इधर, एक इधर की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ, तो इसी प्रकार से वो अष्टफलकीय बन जाता है। यदि हम देखेंगे तो 8 फलक होंगे, कितने फलक होंगे, यदि हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी जुड़ा होगा ऐसे, तो 8 फलक बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अष्टफलकीय, ठीक है। 8 फलक होती है इसमें, फलक का मतलब फेस, 8 फेस होते हैं। तो ये क्या कहता है, अष्टफलकीय संकुल में क्या होगा, जो हमारे पास क्या है मेटल आयन है, वो 8 फलक के केंद्र में पाया जाता है, जो वो क्या होगा 8 फलकों के केंद्र में होता है, ठीक है। 8 फलकों के केंद्र में पाया जाता है, कौन, जो हमारे पास है। इसमें से क्या होता है, पाया जाता है, इसमें 6 लिगेंड क्या होते हैं, जो 6 लिगेंड होंगे वो 8 फलकों, देखो अष्टफलक के 6 कोनों पर केंद्रीय धातु परमाणुओं को अग्रसरित करता है। देखो ये 6 फलक हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखो 6, एक हो गया, 2 हो गए, 6 जगहों पर ऐसे करके, 6 जगहों पर, ये देखो 6 जगहों पर, ठीक है ना, इन 6 जगहों पर वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 6 लिगेंड्स होंगे, अष्टफलक के क्या होंगे, 6 कोनों पर धातु आयन को क्या करते हैं, अग्रसित करते हैं, और इनके जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं, इन फलकों के द्वारा जो डी कक्षक होंगे वो प्रतिकर्षित होंगे, और जिससे क्या होगा, जो डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होंगी, परिवर्तित होंगी, और इससे परिवर्तित हो जाती हैं डी कक्षकों के, है ना। और डी कक्षकों की ऊर्जाएं 2 प्रकार से प्रतिकर्षित होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 पार्टों में टूट जाते हैं, जो बड़े छोटे 2 कक्षक हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो 3 कक्षक हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके 2 भागों में बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये कहता है डी एक्स स्क्वायर, दो पालियां जो ऊपर गए हैं, कौन सा वाला, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, कक्षकों की पालियों में क्या होता है, धातु आयन की ओर क्या होंगे, एक्स वाई एक्स अग्रसरित होकर के लिगेंड को के मार्ग में आती हैं, और इनमें प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, इनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होता है ना, जबकि क्या होगा, इनमें कम प्रतिकर्षण होगा। और डी जो कक्षक होंगे 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो होता है ईजी ऑर्बिटल और दूसरा होता है T2G ऑर्बिटल। इनकी अधिक ऊर्जाएं होती हैं, इनकी ऊर्जा कम होती है, इस प्रकार से इसमें पैटर्न हो जाता है। तो मुझे लगता है बेटा काफी टाइम हो गया, और ये मैं बाकी डिटेल इसके